नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हाईटेक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। ओके, टॉपिक बड़ा सिंपल सा लगता है और है भी बहुत सिंपल, लेकिन अगर बात करें तो हमारे जितने भी बड़े एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स हैं, जैसे कि हमारे जो ARS मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट का जो एग्ज़ाम होता है, SRF, JRF, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर या फिर AAO या फिर हमारे जो सुपरवाइजर तक के जो एग्ज़ाम्स हैं, ऐसे एग्ज़ाम्स के अंदर कई बार इम्पोर्टेंस रखने वाला एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ओके, राजस्थान की बात करें तो उसके एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हमें हर कहीं मिल जाते हैं, लेकिन इंडिया की बात करें तो हमें सिर्फ ये जो बड़ी बुक्स हैं जैसे SR रेड्डी है या फिर रेड्डी एंड रेड्डी है, ऐसी जो बुक्स है उन्हीं रेफरेंस बुक्स में मिलता है। ओके, तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो है वो इंडिया के बारे में भी जानना है, किस तरह से इसको हमने डिवाइड किया, इनकी क्या विशेषताएं हैं, कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं और उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, अगर ये सभी डाउट्स हैं तो आई होप कि ये क्लास खत्म होते होते आपके जो सभी डाउट्स हैं वो भी इसके साथ खत्म हो जाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हम इंडिया के पढ़ने वाले हैं, ओके, उसके लिए पहले रिक्वायरमेंट है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है, हमें ये चीज़ पता हो, है ना। तो चलिए यहाँ पर जब इस वर्ड को हम डिवाइड करते हैं तो ज़रा देखें, यहाँ पर अपने पास तीन वर्ड जो है वो मेनली हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन से? एक तो है एग्रो, दूसरा अपने पास वर्ड है क्लाइमेटिक, और तीसरा जो वर्ड है वो कौन सा है? जोन। ठीक है, तो अपने पास कितने वर्ड आ गए यहाँ पर? तीन वर्ड हैं। ओके, अगर बात करें कि इन तीनों का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या मतलब निकाला जाता है, तो एग्रो की हम बात करेंगे किससे? एग्रीकल्चर से। किससे बात करेंगे? एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर के अंदर पर्टिकुलर हम बात करें तो हम किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर? क्रॉप्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट के लिए हम कह सकते हैं ये क्या है अपने लिए? वेदर कंडीशंस। क्या है ये? वेदर कंडीशंस। ठीक है, किसके लिए है? ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, मतलब एक लंबे टाइम के लिए जो वेदर कंडीशंस किसी एक जगह की है वो क्लाइमेट हम जो कहेंगे। और तीसरी बात करें जोन का मतलब जो है वो क्या है? कोई भी एक एरिया या फिर हम कहें कोई भी एक रीजन, ओके, जो किससे मिलकर बना होगा? या तो हम कहेंगे किसी स्टेट से या फिर किसी स्टेट के ग्रुप से। ओके, इंडिया की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अपने पास जो है यहाँ पर 28 स्टेट्स और जो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, तो हम बात करेंगे यहाँ पर कोई भी जो हमारे स्टेट हैं, जैसे 2 स्टेट या 3 स्टेट, उनका एक जो ग्रुप बनता है उसको हम यहाँ पर किससे डिनोट कर रहे हैं? जोन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका मतलब पूरा समझना चाहें कि ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या चीज़ है, तो हम कहेंगे कि ये एक रीजन या फिर एक स्टेट्स का क्या है? ग्रुप है, जिसके अंदर वेदर कंडीशंस या क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? हमारी जो क्रॉप्स है या एग्रीकल्चर है उसको हम वहाँ पर डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे वहाँ पर कि जो भी वहाँ पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स को डिसाइड करेंगे। पर्टिकुलर क्रॉप्स उस रीजन के अंदर होती है, ऐसे रीजन को हम क्या कहेंगे? एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो कहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात करें कि ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इसको हमने किसके बेसिस पर बनाया है? हमने वहां पर कह तो दिया कि क्लाइमेट है, लेकिन क्लाइमेट के अंदर क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी होती है जिसको हम वहां पर यूज करें। तो हम कहेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो हम कहेंगे सबसे पहला है सॉइल के बेस पर। ओके, मतलब वहां पर सॉइल कैसे है? जैसे बात करें हमारे जितने भी हिमालयन एरियाज हैं उनके अंदर कैसी हमें सॉइल मिलेगी? तो हम कहेंगे वहाँ पर हमें माउंटेन सॉइल्स जो हैं वो मिलेगी। दूसरी बात करें अगर हम राजस्थान, पंजाब, गुजरात इधर की बात करते हैं तो ये प्लेन एरियाज, इनके अंदर हमें डेजर्ट सॉइल्स या फिर सैंडी सॉइल्स जो है वो मिलती है। तमिलनाडु, कर्नाटका जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ पर जाएंगे तो हमें फॉरेस्ट सॉइल्स जो हैं जो रिच ऑर्गेनिक मैटर की हैं वो हमें वहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्या कहा कि सॉइल जो है वो लगभग एक तरह की हो। ओके, दूसरी बात करें वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब वाटर के जो सोर्सेज हैं वो एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे गंगा रिवर की, तो गंगा रिवर का जो पूरा बेसिन है वो एक ही जोन के अंदर आएगा। ठीक है,
जिसके अंदर हमारा यूपी वाला पूरा एरिया आ गया और कुछ एरिया हमारा हिमाचल और उत्तराखंड वाला भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो जहाँ जहाँ पर गंगा रिवर बह रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है, या जहाँ पर रिवर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, एक जैसी होगी, ठीक है। राजस्थान और इधर के एरिया की बात करें तो वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। तीसरी बात करेंगे रेनफॉल की, जहाँ पर रेनफॉल लगभग कैसी होती हो, बराबर होती हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, टेम्परेचर की, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी लगभग सेम रहता हो। जैसे हमारे जो प्लेट्यूज हैं, मतलब हमारा जो एमपी यूपी वाला जो एरिया है इंडिया का, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा हाई रहता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं इंडिया में, तो हमें पता लगता है कि हमारा हिमालयन जो एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली क्या रहता है, कम रहता है, ओके। और अगर हम साउथ की तरफ जाने लगे तो वहाँ पर टेम्परेचर भी हाई है और ह्यूमिडिटी भी हाई होती है, ठीक है। तो वो एक जैसी कंडीशंस हो गई। तो हम यहाँ पर कितनी बातें करेंगे बेटा, देखना, एक तो सॉइल की, एक वाटर की, एक रेनफॉल की और एक बात करेंगे टेम्परेचर की, ठीक है। तो ये चारों जो हमारे कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस का मिला जुला जो असर होगा वो किस पर पड़ेगा, क्रॉप्स पर पड़ेगा, ठीक है। वहां पर होने वाली क्रॉप्स जो है वो एक जैसी होगी। जैसे जितने भी कोस्टल एरियाज हैं इंडिया के, उन कोस्टल एरियाज के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, ज्यादा है ना। वाटर वहां पर बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि मानसून वहां से बहुत ज्यादा बारिश करके वहां से जाता है। तो इसीलिए वहां पर अपनी जो क्रॉप है वो कौन सी ग्रो कर रहे हैं, राइस ग्रो कर रहे हैं सर, ठीक है। तो क्रॉप कैसी हो गई, एक जैसी हो गई। दूसरी बात करें कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो हैं इसको डिवाइड किया किसने, किसने बताया कि ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो हमें सबसे पहले बताया वो किसने बताया, हमें प्लानिंग कमीशन ने। किसने बताया, प्लानिंग कमीशन ने। इसको हमने अभी नाम चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया, नीति आयोग। क्या नाम रखा है इसका, नीति आयोग जो है वो हमने इसका नाम रख दिया है। तो जो प्लानिंग कमीशन है उसने हमें बताया है कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स क्या है। दूसरा हम बात करें सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है। तीनों के नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला कौन सा है, प्लानिंग कमीशन। दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन दिया है वो किसने दिया है, नार्प ने। किसने दिया है, नार्प ने, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग। और तीसरा जो है वो हमें किसने दिया है, LBS एंड यूपी, ठीक है। तीसरा जो हमें क्लासिफिकेशन यहां पर दिया है वो किसने दिया है, लैंड यूज प्लानिंग ने। किसने दिया है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, LBSS एंड यूपी, ठीक है। ये अपने पास जो तीसरा यहां पर क्या है, सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो अपने पास है, NBSS एंड LUP जो है, ठीक है। एन यहां पर करेंगे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। उसने हमें जो यहां पर है इसका क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है। अब बात आती है कि सर इन्होंने क्लासिफिकेशन जो है वो कितना दिया है। तो यहां पर एक बार वापस नाम लिख लें, देखो यहीं पर ये स्लाइड जो है इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे, है ना। पहला जो है वो किसने दिया, हमने कहा कि सर प्लानिंग कमीशन जो है उसने दिया है। दूसरा आपने बात करी किसने दिया, हमने कहा कि दूसरा जो यहां पर इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया, नार्प ने। और तीसरी बात करें किसने दिया, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। जो अपने ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस है इन्होंने हमें क्या किया है, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो हमें दिया है, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसने कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स दिए हैं, तो देखना बेटा नंबर जो इन्होंने दिए वो कितने दिए, 15, ओके। एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि प्लानिंग कमीशन जो है उसने कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स दिए हैं, तो हम कहेंगे टोटल 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो है वो इन्होंने हमें बताए हैं। और अगली बात करें जो इंपॉर्टेंट है तो हम कहेंगे इन्होंने 72 सब जोन्स जो है वो भी हमें बताए हैं। कितने सब जोन्स हैं, 72, मतलब 15 तो टोटल जोन है और उन 15 को भी हमने क्या करा है, डिवाइड करा है। कितने में, 72 सब जोन्स के अंदर हमने उसे डिवाइड कर लिया है, ठीक है। दूसरी बात करें कि ये जो हमारा नार्प है उसने हमें कितने
अलग अलग जो अपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो बताए हैं। ठीक है, तो नार्प के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने टोटल हमें कितने दिए हैं, 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो हमें बताए हैं। कितने बताए हैं, 127। हम यहाँ पर क्या कहते हैं बेटा, ये नार्प जो है ये किसका पार्ट है, जरा देखना, ये पार्ट किसका है, ICAR का पार्ट है। किसका पार्ट है ये, ICAR का। तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ICAR के द्वारा कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो हम कहेंगे टोटल 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स दिए हैं। ठीक है, तीसरी बात करें कि ये जो हमारा NBSS एंड LUP है, इन्होंने कितने हमें डिविजन्स के अंदर हमारा जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो दिया है। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, तो हम जब हम बात करते हैं तो इन्होंने हमें कितने रीजन्स बताए हैं, तो हम कहेंगे टोटल इन्होंने हमें 20 रीजन्स बताए हैं। कितने रीजन्स बताए हैं, 20 रीजन्स। ठीक है, और अगर बात करें सब जोन्स कितने हैं, तो हम कहेंगे 60 सब जोन्स जो है वो इन्होंने हमें बताए हैं। ठीक है, तो जो डिवीजन यहाँ पर किया वो कितने लोगों ने करा या कितनी ऑर्गेनाइजेशन ने, हमने कहा 3। पहली कौन सी, प्लानिंग कमीशन, दूसरी कौन सी है, नार्प या ICAR, और तीसरी कौन सी है, NBSS एंड LUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ठीक है, अगर बात करें सबसे कम किसने दिए, तो हम कहेंगे प्लानिंग कमीशन। कितने दिए, 15। उससे ज्यादा किसने दिए, NBSS LUP ने कितने दिए, 20। और सबसे ज्यादा किसने दिए, हमें नार्प ने दिए 127। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर क्या हमें 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ने पड़ेंगे, हाँ, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं। हमें जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, जो कि सबसे कम है। रीजन क्या है, क्योंकि जब स्टडी किया गया तो पता लगा कि इंडिया के अंदर सॉइल कंडीशंस जो हैं वो भी लगभग सेम है। ठीक है, और टेम्परेचर की बात करें तो वो भी कुछ एरियाज में सेम है। तो वो ज़्यादा परफेक्टली हमें कहाँ पर मिल रहा था, इन 15 जोन्स के हिसाब से ही सही मिल रहा था। इसीलिए हम जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात कर रहे हैं, वो कितने क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ेंगे, केवल जो अपने 15 क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, सिंपल सी है। चलिए, एक डेफिनेशन यहाँ पर जो है आपके लिए लिखी हुई भी है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो क्या है, एक लैंड यूनिट है, मतलब एक एरिया है इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट एंड सुटेबल फॉर सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स। मतलब क्लाइमेट जो है वो किसके लिए बात कर रहे हैं, क्रॉप्स के लिए बात कर रहे हैं, जो उसके लिए कैसे हो, सुटेबल हो। और यही बात हमने करी, क्या क्या पढ़ना है बेटा, तो हमने कहा पहला सॉइल पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, हमें रेनफॉल पढ़ना है, वाटर के बारे में पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है किसके बारे में, टेम्परेचर, और चौथा यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी। यही चारों चीजें हमने बात करी थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनता है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को डिवाइड करने के लिए किस किस चीजों का बेस बनाया गया। तो हम वहां पर कहेंगे पहला क्या है, सॉइल टाइप, दूसरा रेनफॉल, तीसरा वाटर अवेलेबिलिटी, और चौथा क्या है अपने पास वहां पर टेम्परेचर। ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हाईटेक क्लासेस में। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया के बारे में, जिसके अंदर हमने एक इंट्रोडक्शन जो है वो देख लिया है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो क्या चीज़ होती है। ओके, दूसरा हमने देखा कि इंडिया के अंदर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स किस किसने बताए हैं, ठीक है, जिसमें हमने प्लानिंग कमीशन, नार्प और जो NBSS LUP है उसके बारे में बात करी। तीसरा इंपॉर्टेंट जो कि हमने देखा कि हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को हमने डिवाइड किसके बेस पर किया है, जिसके अंदर हमने सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी, रेनफॉल और टेम्परेचर की बात करी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आज हम बात करते हैं कि ये जो हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, हम इसको डिवाइड कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल सा है, आपने ही हमें बताया। कौन सा, कि सर हमें क्रॉप्स ग्रो करनी है जो कि अलग अलग है, अलग अलग एरियाज के बेस पर। ठीक है, लेकिन इसके कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी हम बात करेंगे कि हमने ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है ये बनाए क्यों हैं। ओके, पहला कारण क्या है कि क्रॉप्स जो ग्रो हो रही है उन क्रॉप्स को हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से ग्रो करके या फिर उनकी स्टडी करके ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन लेना है। तो हम कहेंगे टू ऑप्टिमाइज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ताकि हमें ये पता लग सके कि कौन से एरिया में कौन सी क्रॉप जो है वो ज़्यादा बेटर हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करें।
दूसरा टू इंक्रीज द फार्म इनकम, ओके, तो अगर वहां पर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो फार्मर्स की इनकम वैसे ही इंक्रीज होगी, तो फार्म इनकम बढ़ेगी, ठीक है। फार्म इनकम बढ़ेगी तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट की मतलब लेबर की जरूरत तो है, वो भी तो पड़ेगी ना, तो एग्रीकल्चर लेबर्स जो हैं वो भी हमें चाहिए होंगे, तो हम कहेंगे कि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, मोर एम्प्लॉयमेंट जो है उसके लिए करेंगे, ओके। फिर बात करें टू मेक द जुडिशियस यूज ऑफ अवेलेबल इरिगेशन वाटर, ओके, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जहां पर पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है वहां कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जहां पर वाटर बहुत कम अवेलेबल है, क्रॉप्स अच्छी लेनी है, उस जगह हमें जैसे हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स जो है, ठीक है, हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे, तो वाटर हार्वेस्टिंग या फिर हम बात करें जितनी भी हमारे इरिगेशन टेक्निक्स हैं, या फिर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं किसकी, माइक्रो इरिगेशन की, जिसके अंदर हमारा स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन वगैरह आ जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग आ जाएगी, तो हमें ये जो हमारे मेथड्स हैं इनको यूज करके क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन एफिशिएंसी जो है उस एफिशिएंसी को हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट बात करें टू रिड्यूस द रीजनल इनइक्वालिटीज इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कुछ ऐसे एरियाज हैं, जैसे हम बात करेंगे किसकी, कुछ स्टेट्स हैं जैसे आप जानते होंगे पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, या फिर इसी के साथ हम यहाँ पर ले सकते हैं जैसे राजस्थान है, ओके, या फिर हम बात करें बिहार का जो एरिया है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि इन चारों स्टेट में से सबसे ज़्यादा पैसे वाले या सबसे ज़्यादा जो इनकम वाले फार्मर्स हैं वो कौन से स्टेट के अंदर हमें मिलेंगे, तो आप कहेंगे कि सर बहुत सिंपल सा है, सबसे पहला पंजाब होगा, दूसरा होगा हरियाणा, तीसरा हम कह सकते हैं राजस्थान, और फोर्थ कौन सा होगा, बिहार, या इन दोनों को रिवर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आमदनी वाले फार्मर्स है वो कहाँ पर है, तो हम कहेंगे पंजाब और हरियाणा में, बिकॉज वहाँ पर प्रोडक्टिव सॉइल्स है, ठीक है। तो उस ग्रुप को हमने क्या करा, एक पूरा एक एरिया मान लिया जिसको हमने एग्रो क्लाइमेटिक जोन का नाम दे दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कि हमारे जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो कितने हैं, टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, तो यहाँ पर आपके सामने नेम्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको भी एक बार देखेंगे, पहले एक बार अपन अपना जो मैप है इंडिया का उसके थ्रू एक बार इसको समझ लेते हैं कि हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमें कौन से पढ़ने हैं वो हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे कि सर हमें 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो है जो किसने दिए, प्लानिंग कमीशन ने दिए हैं, वो यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, तो आई थिंक ये मैप जो है वो आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना, एक बार नाम देख ले बेटा। पहला जो अपना एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो कौन सा है, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन एरिया, ठीक है, कौन सा है, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन या नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन एरिया। तो जरा देखना बेटा, सबसे नॉर्थ की हम बात करें तो नॉर्थ में कौन सी डायरेक्शन आ गई वो हमें ध्यान रखनी है, ये कौन सा है, नॉर्थ है, और नॉर्थ के जस्ट ऑपोजिट में साउथ आ गया, साउथ से इधर हम चले राइट में तो कौन सा आया, ईस्ट, और अगर लेफ्ट में चले तो कौन सा आया, वेस्ट। ये चारों डायरेक्शंस आपको पता है, अगर ये हमें आती है तो हमारे इंडिया के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, तो हम पहले तो चलेंगे कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में, कहाँ चलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, सर ये नॉर्थ ये रहा, ये वेस्ट रहा, ठीक है, तो नॉर्थ में ऊपर गए, थोड़ा सा वेस्ट आया तो कौन आया, हमारा ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये हमें मिलता है, जिसके अंदर कौन सा पार्ट आ गया, हम कहेंगे सर जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर हमें मिल गया, तो हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, लेकिन कैसा है, माउंटेन एरिया है, कैसा एरिया है, माउंटेन, मतलब वहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट में चले गए, अब कहाँ जाएंगे सर, हम इससे ऑपोजिट जाएंगे, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में, चलो नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, तो ये अपने पास नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट आ गया जहां पर अपनी क्या है, 7 सिस्टर्स हैं, कौन है बेटा, 7 सिस्टर्स, जिसके अंदर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ओके, मणिपुर, ये सारे जो असम, ये सारे जो स्टेट्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, कौन है, 7 सिस्टर्स हैं, तो ये किसके अंदर आएगी, नॉर्थ ईस्ट,
एरिया के अंदर आएगी। अगर बात करें सर यहाँ एरिया कैसा है, तो आप कहेंगे सर बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, पर छोटे पहाड़ जरूर है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिल्स कहते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरिया। कौन सा एरिया आ गया, नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सर ये ऊपर का तो ये पार्ट हो गया, इससे थोड़ा सा नीचे चले, कहाँ चले बेटा, तो हम कहेंगे द सतलुज यमुना प्लेन रीजन। कहाँ पर चलेंगे, इससे नीचे, जहाँ से यमुना और सतलुज का उद्गम होता है, वो रिवर्स निकलती है, तो थोड़ा सा नीचे चलेंगे बेटा, तो यहाँ पर देखेंगे सतलुज जो है वो कहाँ पर है, हम कहेंगे सर हमारा जो एरिया जिसके अंदर हिमाचल आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा पार्ट जो है वो देहरादून और हमारे जो हरियाणा का आ रहा है वो पार्ट इसके अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो वो किसके अंदर है, तो वो भी नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर है, लेकिन वहां पर रिवर्स दोनों इंपॉर्टेंट है, कौन सी, सतलज और यमुना। और जहां पर नदी होती है वहां पर कौन सा रीजन होता है, हम कहते हैं प्लेन रीजन, इसीलिए हमने नाम क्या लिख दिया यहाँ पर, सतलुज यमुना प्लेन रीजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कौन सा है बेटा, द अपर गैंजेटिक प्लेन रीजन, मतलब जहां से गंगा का उद्गम हो रहा है वो वाला जो एरिया है। तो गंगा रिवर जो है वो यहां से कहीं से पास से निकल रही है। ठीक है, जो हमारे हिमालयन एरियाज है उसके फुट हिल्स से, वहां से गंगा रिवर जो है वो निकल रही है। तो ये जो बेसिक फ्लो है गंगा का, जहां से शुरू हो रहा है, उस रीजन को ही हमने अलग कर दिया। ठीक है, क्या नाम दे दिया इसको हमने, अपर गंगा प्लेन, मतलब जहां से गंगा पहाड़ों से निकल रही है वो वाला प्लेन्स एरिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो जब ऊपर की बात हो गई तो हम थोड़ा सा और नीचे आए गंगा प्लेन्स में, तो कहाँ आएंगे, मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स में। तो हम बात करेंगे फिफ्थ कौन सा है, द मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स या द मिडिल गंगा प्लेन रीजन। अपर गंगा प्लेन हमने बात कर दिया, दूसरा कौन सा है, मिडिल गंगा प्लेन। और इससे नीचे जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा बेटा, लोअर पार्ट, तो हम कहेंगे द लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, अपर की बात करें तो अपर गंगा प्लेन ये रहा। इससे जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आए तो मिडिल गंगा प्लेन जो है वो कौन सा है, इधर की तरफ। ठीक है, गंगा इधर की तरफ बहेगी थोड़ी सी। और अगर बात करें तीसरा अपने पास कौन सा है, द लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल की तरफ वाला जो एरिया है वहां की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों एरिया जो है वो इस तरह से बने हुए हैं, अपने बिल्कुल इंडिया की बाउंड्री के पास से होते हुए वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहे हैं। ये तीनों कौन से हैं, गंगा प्लेन्स, अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स और लोअर गंगा प्लेन्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो अब कहाँ चले सर, इधर तो आ गए, अब हमको थोड़ा सा इधर की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कौन सा है, द साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। कौन सा, साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। अब ये रहा साउथ सर और ये रहा ईस्ट, इधर के बीच का जो एरिया है जहाँ प्लेटू है, मतलब जहाँ पर ना तो प्लेन्स है ना पर वहाँ पर माउंटेन्स है, जिसके अंदर हमारा बिहार और इसके बाद यूपी वाला जो एरिया है और कुछ पार्ट जो है वो एमपी का, ठीक है, और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का इसके अंदर आ जाता है। वो कौन सा है हमारा, सेवंथ रीजन, जिसको नाम क्या दिया हमने, साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन। ठीक है, फिर चलें इसके जस्ट पास में, तो हम कहेंगे अब कौन सा एरिया आता है, इससे थोड़ा सा पास की बात करें तो मालवा प्लेटू रीजन आ जाता है। तो इसको हमने नाम ही क्या दे दिया, अरावली मालवा अपलैंड। ठीक है, तो क्या नाम दिया, यहां पर देखें तो यहां पर ये जो एरिया पूरा आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, यहाँ पर क्या है, मालवा का पठार है, मतलब एमपी वाला जो एरिया है वो यहाँ पर काउंट होगा। तो कुछ पार्ट यूपी का और ज्यादातर एमपी का पार्ट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए नाम क्या दे दिया हमने, अरावली मालवा अपलैंड। ठीक है, फिर बात करें तो इससे थोड़ा सा वापस नीचे चले, कहाँ पर, अब सर हम अभी तक राजस्थान की तरफ नहीं चले, गुजरात नहीं चले, थोड़ा सा नीचे आ गए तो यहाँ पर कौन सा स्टेट आ जाता है, तो हम कहते हैं एमपी से नीचे जो स्टेट है वो कौन सा, महाराष्ट्र है। कौन सा बेटा, महाराष्ट्र। तो हमने इसको नाम ही दे दिया था महाराष्ट्र प्लेटू रीजन। ठीक है, महाराष्ट्र में पहाड़ नहीं है, प्लेन्स नहीं है, प्लेटूज हैं, तो हमने नाम क्या दिया, महाराष्ट्र प्लेटू रीजन नाम दे दिया। ठीक है, महाराष्ट्र प्लेटू रीजन से थोड़ा सा नीचे चले, जहां पर महाराष्ट्र का लोअर पार्ट, फिर कर्नाटका और हमारा जो तमिलनाडु वाला जो एरिया है वो इसके अंदर जहां पर आने लगता है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं इसको हमने क्या दिया नाम, द डेक्कन रीजन। कौन सा नाम दिया, डेक्कन रीजन। तो यहाँ पर क्या है, डेक्कन प्लेटू है। कौन सा प्लेटू है बेटा, डेक्कन प्लेटू। इस वजह से हमने इसको नाम क्या दे दिया, डेक्कन इंटीरियर रीजन, ये वाला जो अपना पार्ट है। ठीक है, फिर अब चलें तो वापस से हम
कहाँ चलते हैं, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो कोस्टल एरिया आ जाता है। देखिए बेटा जरा यहाँ पर ये जो है वो क्या है, हमारे समुद्र का किनारा है। क्या है ये, समुद्र का किनारा। कौन सा वाला, नॉर्थ वाला समुद्र का किनारा आ गया। तो हमने नाम क्या दे दिया यहाँ पर, कौन सा पार्ट है, इधर तो ऊपर नॉर्थ और इधर कौन सा आ गया, सॉरी नॉर्थ नहीं, अपन कहेंगे इसको कौन सा, ईस्टर्न रीजन। तो हम कहेंगे ये ईस्ट कोस्ट आ गया। तो हमने कहा था ईस्टर्न कोस्टल रीजन, ईस्ट का जो कोस्टल रीजन है वो आ गया। ठीक है, अब आगे चले तो कहेंगे सर ईस्ट तो ठीक है लेकिन वेस्ट ने क्या पाप किया है, उसका नाम भी तो लिख लें जरा आप। तो हमने कहा बुरा क्यों मानते हो, चलो वेस्ट का भी नाम लिख ले। तो 12th कौन सा आ गया अपने पास, द वेस्टर्न कोस्टल रीजन। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से करा हमने। सबसे पहले कहाँ गए हम, नॉर्थ वेस्ट में, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, फिर कहाँ पर आए, गंगा रिवर के बेसिन के अंदर आए जिसमें अपर, मिडिल और लोअर। फिर हम कहाँ चले गए, थोड़ा सा हमारे जो प्लेट्यू रीजन है, कौन सा, साउथ ईस्ट प्लेट्यू। फिर उससे थोड़ा सा पास में आया तो कौन आया, मालवा का पठार। तो हमने कहा अरावली मालवा प्लेट्यू। उससे नीचे आए तो कौन सा आया, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र प्लेट्यू। उससे नीचे ना आए तो कौन सा आया, द डेक्कन प्लेट्यू रीजन। फिर हमारा ईस्ट कोस्ट और फिर द वेस्ट कोस्ट रीजन। ठीक है, 13 की बात करें तो सर अब पूरा भारत कवर हो गया, ये बच गया बस थोड़ा सा। तो हमने क्या कहा, ये जो गुजरात वाला एरिया है ना, इसके अंदर जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा अलग है सबसे, तो हमने इसको अलग ही नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको, द गुजरात रीजन। तो इसके अंदर पूरा गुजरात आ गया। ठीक है, पूरे स्टेट्स हो गए, एक स्टेट बच गया सर जो हम जिसमें रह रहे हैं, जो हमारे मेवाड़ की धरती है, जिसके अंदर, जिसमें महाराणा प्रताप पैदा हुए, ऐसे शूरवीर पैदा हुए और उन्होंने मातृभूमि के लिए जो बलिदान दिए वो याद रखने लायक है। ठीक है, वैसे तो पूरे भारत के अंदर भी कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, स्वराज्य के लिए खूब लड़ाई करी, लेकिन याद करने के लिए जो गाथाएं गाई जाती हैं वो ज़्यादातर जो है वो राजस्थान की धरती जो है, धोरारी धरती, उसके नाम से जाने जाने वाली इस धरती की गाई जाती है। तो वो हमने बीच में ही छोड़ दिया सबसे लास्ट में। तो हम कहेंगे 14th जो है उसके अंदर कौन आया, राजस्थान। और राजस्थान में धोरे मतलब वहाँ के जो रेत है, तो हम बात करेंगे द वेस्टर्न राजस्थान रीजन, या फिर हम कहें द वेस्टर्न ड्राई रीजन जो है वो भी हम इसको कह सकते हैं। कि सर सारे हो गए क्या, मैंने कहा सारे हो गए बेटा, बस एक जो है वो बच गया। कौन बच गया, अरे इसको कहाँ भूल गए, ये भी तो इंडिया का पार्ट है ना बेटा। तो ये अपना 15th एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कौन सा जोन, तो हम कहेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है, तो उसके अंदर आ जाएगा द अंडमान निकोबार आइलैंड रीजन। ठीक है, तो इसके अंदर कौन आ गए, हमारे जो आइलैंड रीजन है पूरे के पूरे इंडिया के, वो सारे के सारे इसके अंदर काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। एक बार वापस से इसके नाम देखना चाहें बेटा तो जरा नाम देख ले। सबसे पहले हम कहाँ गए सर, ऊपर की तरफ गए, तो हमने क्या कहा, वेस्टर्न हिमालयन रीजन। कौन सा वेस्टर्न, हमने कहा नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से हम वापस किधर आए, ईस्ट की तरफ, तो हमने क्या कहा, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन, जिसके अंदर 7 सिस्टर्स आई, अभी हमने बात करी थी। ठीक है, तीसरा हम बात करें तो अब अपन कहाँ गए, गंगा की तरफ। गंगा में बात करें तो सबसे ऊपर, मिडिल और लोअर, तो हम कहेंगे द अपर गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन और द लोअर गंगेटिक प्लेन। ठीक है, फिर हम कहाँ चले, वेस्ट बंगाल से जस्ट बिहार वाला जो एरिया है वहां पर चले, तो वहां पर प्लेट्यू रीजन है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कौन सा है अपना ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स जो है वो इसके अंदर काउंट होता है। चलो इसके हिसाब से याद नहीं रखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ईस्टर्न प्लेट्यू और हिली रीजन, जिसके अंदर हमारा जो हम कह सकते हैं यूपी वाला जो एरिया है वो उसके अंदर आया। सेंट्रल प्लेट्यू और हिल्स की बात करें तो एमपी वाला जो एरिया है जिसके अंदर अरावली और मालवा प्लेट्यू आए थे वही है। फिर बात करें वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, तो इसके अंदर कौन आया, हमारा जो महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वो इसके अंदर आया। फिर हम चले कहाँ, सदर्न प्लेट्यू रीजन, जिसके अंदर हमारा डेक्कन प्लेट्यू जो है, हमने बात करी थी पूरा तमिलनाडु तक का जो एरिया है अपना, कर्नाटका से लेकर केरला से लेकर वो पूरा आएगा। फिर हमने ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की बात करी। फिर बचा कौन, तो हम कहेंगे गुजरात और राजस्थान, और लास्ट में किसकी बात करी, द आइलैंड रीजन। ठीक है, इस हिसाब से याद नहीं रखो तो कोई बात नहीं, ये 15 जो है वो पूरे के पूरे नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। इन सब के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या चीज़ पढ़ने लायक है और हमें एग्जाम के हिसाब से क्या याद रखना है। ठीक है, चलिए तो वापस नई क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पवार और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हाईटेक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया जो है वो किस तरह से क्लाइमेट्स के ऊपर डिपेंड होता है अपनी क्रॉप्स के लिए, वही चीज़ जो है हमें यहाँ पर पढ़नी है। लास्ट क्लासेस के अंदर हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता क्या है, किस तरह से बनाया गया, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है और इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के नाम क्या है, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम हर एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर आने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करें कि जब हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात करेंगे तो उस टाइम पर हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमें क्या ध्यान रखना है, लोकेशन और टोपोग्राफी, मतलब वो जो हमारा रीजन है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, उसके अंदर आने वाले हमारे जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, दूसरी बात करें टोपोग्राफी की, मतलब वहां पर हमारी जो सॉइल है वो सॉइल कैसी है मतलब वहां पर कोई हिली एरिया है, ठीक है, जैसे हम बात करें वहां पर माउंटेन्स तो नहीं है, ठीक है, या फिर वहां पर हिल्स तो नहीं है, या फिर हम कहें वहां पर प्लेट्यू रीजन जो है, पठारी भाग, वो तो नहीं है, या फिर हम बात करें वहां पर प्लेन्स जो है, प्लेन एरियाज जो है वो तो नहीं है, या फिर लास्ट हम बात करें तो हम कहेंगे वहां पर जो हमारे कोस्टल एरियाज जो हैं वो तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, टोपोग्राफी के अंदर आती है। दूसरी बात करें तो क्या पढ़ना है हमें, क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस के हम अंदर बात करें तो वहां पर रेनफॉल कितनी होती है, वहां पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना रहता है, ये दोनों चीजें जो है वो हमें इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, और लास्ट बात करें तो हमें ध्यान रखना है एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन, मतलब क्या है बेटा कि वहां पर क्रॉप्स जो है वो कैसी होती है। ठीक है, या फिर हम बात करें वहां पर जो प्रोडक्शन होता है, क्या होगा बेटा वहां पर प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन किस तरह का होता है वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पर रेनफॉल जो है वो किस तरह की होती है, ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर डिस्कस कर लिया है। लास्ट हम बात करेंगे किसकी, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड सजेशंस, मतलब जो भी हमारे रीजन्स हैं उन रीजन्स के अंदर फार्मर्स की स्थिति क्या है, ओके, और हमें वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो सजेस्ट की जाती है हम वहाँ के फार्मर्स को क्या क्या चीज़ें जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं, वो हमें पढ़ना है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनता, लेकिन ये तीन जो है वो पॉइंट अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिससे एग्जाम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, द वेस्टर्न हिमालयन रीजन। कौन सा रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, तो हम कहेंगे सर ये वाला पार्ट जरा देखें आप, तो ये सबसे ऊपर वाला जो अपना पार्ट है जिसको हमने नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन कहा है। कौन सा रीजन कहा है, तो हम कहेंगे नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन, कौन सा माउंटेन है नॉर्थ वेस्ट में, तो हम कहेंगे हिमालयास। ठीक है, तो हमने इसलिए नाम इसका दूसरा क्या दिया है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन। ठीक है, बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो है इसके अंदर कौन कौन आएगा, तो अभी डायग्राम में भी हमने देखा सबसे ऊपर वाला टॉप पार्ट जो है वो कौन है, तो हम कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा आ गया बेटा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से जस्ट नीचे आ जाए थोड़ा सा पार्ट किसका आता है, हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश का, ओके, और कुछ पार्ट जो है वो किसका आता है, उत्तराखंड का। तो हम बात करेंगे तीन यहाँ पर अपने पास आएंगे बेटा। पहला कौन सा आएगा, आप कहेंगे सर पहला तो अपने पास कौन आ गया, जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा अपने पास जो है वो कौन है, हिमाचल प्रदेश, और तीसरा जो है वो कौन है, उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पर यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ठीक है, इसको यूनाइटेड किंगडम नहीं समझे, क्या है, उत्तराखंड है। तो ये तीन जो स्टेट्स हैं वो इसके अंदर कवर होंगे। एग्जाम की बात करें बेटा तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो है इससे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कौन से रीजन के अंदर आता है। चार ऑप्शन दे रखे थे बहुत सिंपल से, ठीक है, उसके अंदर हमें पता हो ये किसके अंदर आ रहा है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन या नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं।
हमने जो है वो डायग्राम में भी देख लिया, तो अब ये क्वेश्चन हमसे गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि सर यहाँ पे सॉइल कैसी होती है, क्या रेनफॉल, क्या टेम्परेचर रहता है। ज़रा देखें, अब जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पर गुलमर्ग है, वहाँ पर श्रीनगर है, इन एरियाज़ में हमेशा क्या रहती है, ठंड रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे देयर आर माइक्रो लेवल्स ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हम बात करेंगे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जनरली कैसा रहता है, लो रहता है। रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल भी कैसी रहती है, ज़्यादातर लो रहती है, स्नोफॉल ज़्यादा होती है, रेनफॉल कम होती है वहाँ पर। ठीक है, तो टेम्परेचर देखें बेटा, यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर जो है वो कितना रहता है, 5 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है, 5 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमें यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलता है। कब, तो हम कहेंगे ड्यूरिंग द जुलाई, जून जुलाई हम कहेंगे खरीफ में। लेकिन अगर रबी की बात करो बेटा तो वहां पर बर्फबारी होने लगती है। जनवरी के टेम्परेचर की बात करें तो हम कहेंगे वहां पर जो विंटर्स हैं या फिर हम कह सकते हैं रबी जो है सीजन, उस सीजन में कितना टेम्परेचर रहता है, लगभग 0 से -4 डिग्री सेंटीग्रेड का एक एवरेज टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन अपने लिए यहाँ पर तैयार क्या होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर जो है वो कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में मिलेगा। तो अपना आंसर क्या होगा, द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन या फिर द वेस्टर्न हिमालयन रीजन। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो कैसा है, लो है, स्नोफॉल है। ठीक है, और हम बात करें इंक्लीमेंट वेदर, मतलब जो वेदर है वो हमेशा कैसा रहेगा, बिल्कुल शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा। ठीक है, और जो यहाँ पर एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर क्या इन सब में पॉसिबल है क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर यहाँ पर थोड़ी बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल होगी, हम जनरल क्रॉप्स नहीं उगा सकते। इसीलिए ध्यान रखना यहाँ पर ज़्यादातर जो उगाया जाता है वो कौन है, बार्ले या फिर व्हीट, जो दोनों कैसी है, फ्रॉस्ट टॉलरेंट है। कैसी है, फ्रॉस्ट टॉलरेंट जो क्रॉप्स है उसके अंदर काउंट किया जाता है बार्ले और व्हीट को। ये और इसके साथ ओट्स, ये तीनों जो है वो यहाँ पर ग्रो होती है। इसके साथ हम बात करें पीस जो है वो सिंपल सा ये होगा। लेकिन विंटर्स की बात करें, टेम्परेचर इतना 0 चला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया, कोई क्रॉप ग्रो होगी क्या, तो आप कहेंगे नहीं होगी सर। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक सीजन जो है वो यूज होता है, तो हम कहेंगे ओनली वन ग्रोइंग सीजन जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, हम कहेंगे द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन या फिर द वेस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर। ओके, सिंपल सा है। देखो इसके अंदर सिर्फ हमें एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि इंडिया के स्टेट्स कहाँ पर। ठीक है, चलिए दूसरी हम बात करें, एक इसके अंदर जो हमको दे रखा है कि सर यहाँ पर क्रॉप्स तो नहीं हो रही है, अब यहाँ पर क्या करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ज्यादातर कल्टीवेशन ऑफ ऑर्चार्ड्स, तो हम कहेंगे जितने भी हमारे ऑर्चार्ड्स हैं, और ऑर्चार्ड्स भी कैसे, तो आप कहेंगे सर ऑर्चार्ड्स जो हैं वो ज्यादातर कैसे हैं, हमारे टेम्परेट ऑर्चार्ड्स हैं। कौन से हैं, टेम्परेट ऑर्चार्ड्स हैं। ठीक है, टेम्परेट ऑर्चार्ड्स के अंदर कौन कौन से आ गए, तो हम कहेंगे हमारे जो एप्पल है, एप्रिकॉट है, आलमंड है, वॉलनट है, लीची है। ठीक है, लोकवाट है या फिर पीच है, पियर है, प्लम है। ठीक है, ये सारी जो क्रॉप्स होती है ये सारी कैसी है, टेम्परेट रीजन की क्रॉप्स है, मतलब ठंडे देशों में होने वाली है, तो ये यहाँ पर होती है। तो ये आपका हॉर्टिकल्चर का भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर तैयार हो जाता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनता है कि हमारे जो टेम्परेट एरियाज के जो ऑर्चार्ड्स हैं वो सबसे ज्यादा किसमें है, तो हम कहेंगे वेस्टर्न हिमालयन जोन के अंदर है सर। ठीक है, चलिए लास्ट बात करें, एक सैफरन की इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सैफरन ग्रोइंग जो रीजन है वो कौन सा है, हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो है वो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए दूसरा हमारा जो रीजन है उसकी बात कर लें एक बार कि सर दूसरा कौन सा है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा हम कहाँ चले गए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले गए। तो हमने नाम क्या दे दिया इसको, ईस्टर्न हिमालयन रीजन या फिर हम कहें नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन। कौन सा रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन। ठीक है, माउंटेन रीजन है कौन सा, नॉर्थ ईस्ट का। क्लियर है, उसके अंदर कौन कौन आ गया बेटा, तो हमने कहा कि सर जो 7 स्टेट्स है उसका नाम लिया था आपने, तो वो सारी की सारी जो स्टेट्स है वो आ गई। कौन कौन सी, जरा देखें तो द ईस्टर्न हिमालयन रीजन जिसके अंदर कौन आ गया, अरुणाचल प्रदेश। कौन आ गया बेटा, एक तो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, दूसरी हम बात करें कौन सा है, असम, तीसरी बात करें सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा और दार्जिलिंग। ठीक है, और कुछ पार्ट जो है, ठीक है,
वो किसका है? वेस्ट बंगाल का। तो दार्जिलिंग किसका पार्ट है? तो हम कहेंगे वेस्ट बंगाल का है सर, ठीक है। अरे दार्जिलिंग नहीं है, दार्जिलिंग है, ठीक है। तुम्हें याद ये आता रहता होगा कि वेस्ट बंगाल है तो दार्जिलिंग है, नहीं है, दार्जिलिंग है, वहाँ की जगह का नाम है, ठीक है, जहाँ पर चाय के बागान जो है वो बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये अपने पास कितने हो गए? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, और त्रिपुरा। तो ये 7 सिस्टर्स हो गई ना पूरी। तो ये 7 सिस्टर्स जो हैं वो एक साथ आती है कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर या फिर हमारे ईस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिखा था? नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज जो रीजन है वो कैसा है? हिली है। मतलब यहाँ पर सर माउंटेन तो नहीं है लेकिन छोटे छोटे पहाड़ है, ठीक है। तो बताएं मिट्टी कैसे मिलेगी? तो हम कहेंगे द टोपोग्राफी इज रग्ड, मतलब यहाँ पर सॉइल इरोजन जो है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। हिमालयाज की बात करें तो सर वहां पर तो बर्फ रहती है, तो वहां पर बर्फ की वजह से पानी वैसे ही कुछ नहीं करेगा, तो वहां पर ज्यादा इरोजन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बर्फ नहीं जमती है, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम जाता है, सॉइल खुली रहती है, बारिश ज्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर इरोजन ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करें कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो कैसी है। तो एक बार थोड़ा सा देख लें कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादातर कितना रहता है? तो हम कहेंगे 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगा, किस टाइम पे? खरीफ के बीच में। और रबी की बात करें तो लगभग 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है, जो काफ़ी एक खुशनुमा टेम्परेचर है जिसमें हम कभी भी घूमने जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं हमें घूमने जाना है तो आप घूमने कहाँ जा सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं, हमेशा अच्छा टेम्परेचर जो है वो रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देखना बेटा, ये आईसीआर के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जूमिंग जो है इसको हम क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो क्वेश्चन यही आया था कि ये जूमिंग या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो इंडिया के किस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है? तो आंसर क्या था हमारा? नॉर्थ ईस्ट एरिया। यही से याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। हमारी जो 7 सिस्टर्स है इंडिया का वो पार्ट जो यहाँ पर आता है बेटा, देखें जरा कहाँ पर? हम कहेंगे ये वाला पार्ट जो है इंडिया का, वहां पर सबसे ज्यादा क्या होती है? हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर जूमिंग की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, अगला जो अपना पार्ट है वो पार्ट हमसे कहता है कि एग्रीकल्चर इसके अंदर कैसी होगी। तो हम कहेंगे सर वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट आ रहा है, वहां पर पोटैटो बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर मेन जो क्रॉप है उसके अंदर कौन आ गया? पोटैटो आ गया, ठीक है। 7 सिस्टर्स है, वहां पर हिली एरियाज है, बीच में तालाब से बन जाते हैं, वहां पर स्टेप फार्मिंग की जाती है। कौन सी फार्मिंग करते हैं? स्टेप फार्मिंग, जिसको हम क्या कहेंगे? कंटूर फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटूर फार्मिंग, या फिर हम क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग जो है वो भी हम कह सकते हैं। तो अलोंग द स्लोप जो है वो बहुत अच्छी खेती वहां पर की जाती है, जिसके अंदर हम क्या ग्रो करते हैं? मेनली राइस ग्रो करते हैं, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट इसकी जो क्रॉप्स है वो कौन सी है? एक तो हमारी पोटैटो और दूसरी कौन सी है? राइस। कुछ एरियाज के अंदर मेज भी ग्रो होता है, और हमने अभी बात करी थी दार्जिलिंग की, तो हमने कहा दार्जिलिंग की चाय फेमस है, ठीक है। तो वहाँ की टी जो है वो काफ़ी फेमस है। और अगर ऑर्चार्ड्स की बात करें तो वहाँ पर अपने पास कौन से हैं? पाइनएप्पल, लीची और ऑरेंजेस और लाइम, ठीक है। मतलब जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे ग्रो यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। पाइनएप्पल का इंपॉर्टेंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइनएप्पल ग्रोइंग एरिया है वो कौन सा है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, जहां पर अच्छी बारिश होती है और टेम्परेचर कम रहता है वहां पर ग्रो होता है, ठीक है। चलिए तीसरी बात करें तो हमने कहा कि गेंजेटिक प्लेन्स जो है वो इसके अंदर आएंगे। हमने स्टार्ट किया था अपर गेंजेटिक प्लेन्स, मिडिल गेंजेटिक प्लेन्स और लोअर गेंजेटिक प्लेन्स। अभी हम थोड़ा सा उल्टा चल के देख लेते हैं, सबसे पहले नीचे से ऊपर चलेंगे। तो हमने क्या कहा? लोअर गेंजेटिक प्लेन्स कहा, ठीक है। बात करें कि लोअर गेंजेटिक प्लेन्स जो है इसमें कौन आएगा? तो हमने अभी बात करी सबसे नीचे जो यहाँ पर गंगा रिवर जो है वो समुद्र से मिलने जा रही है, उस जगह पर 2 स्टेट हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं इंपॉर्टेंट। कौन से? अपने एक तो द ईस्टर्न बिहार एंड द ब्रह्मपुत्रा वैली, जिसके अंदर कौन आता है? वेस्ट बंगाल आता है। तो आप देखें बेटा ये बिल्कुल करेक्ट है ना, एक तो क्या है? वेस्ट बंगाल, और दूसरा इसके अंदर कौन आ गया? ईस्टर्न बिहार। तो ये अपने पास दोनों स्टेट्स जो है वो इसके अंदर काउंट हो जाते हैं। किसमें? लोअर गेंजेटिक प्लेन्स, मतलब जहां से अब वो वेस्टर्न घाट्स के अंदर गंगा रिवर जो है वो कहाँ मिल जाएगी? हमारे अरेबियन सी के अंदर,
ठीक है, तो ये अपने पास दोनों स्टेट्स आ गए। ओके, अब यहां पर बात करें कि यहाँ पर लोअर गैंजेटिक प्लेन्स, मतलब जो नदी है वो समुद्र से मिलने जा रही है, उस जगह पर वो सबसे ज्यादा क्या होती है, वाइड होती है, तो वहां पर बहुत ज्यादा वाटर जो है वो अपने पास क्या रहता है, अवेलेबल रहता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी या फिर जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, वहां पर बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी होगी। ओके, और जहां पर बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी होती है वो कौन सी क्रॉप कर सकते हैं वो आप जानते ही हैं अच्छे से, अभी बात करते हैं बेटा एक बार। ठीक है, तो हम कहें यहाँ पर रेनफॉल कितनी हो जाती है, तो हम कहते हैं लगभग 100 to 200 सेंटीमीटर, मतलब 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो यहाँ पर होती है। आप बात करेंगे चेरापूंजी की तो वो भी यहीं पर था। ठीक है, या फिर बात करें सबसे ज्यादा अभी बारिश कहां पर होती है, तो हम कहेंगे वो भी कहां पर है, हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर ही जो एरिया है वहां पर होती है। तो सबसे ज्यादा बारिश पूरे इंडिया में यहां पर होती है। ठीक है, अगर बात करें टेम्परेचर कितना रहता है, तो खरीफ के अंदर टेम्परेचर हाई लेगा, लेकिन जो हमारे विंटर्स हैं उसके अंदर टेम्परेचर कम रहता है। अगर ये टेम्परेचर याद नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है आज तक, बस हमें एक आइडिया होना चाहिए कि उस एरिया में टेम्परेचर कम रहता है या ज्यादा रहता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हमें यहाँ पर क्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी आपने कहा सर रेनफॉल कितनी हो रही है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सबसे ज्यादा कहां पर बारिश होती है, तो हम कहेंगे लोअर गैंजेटिक प्लेन्स जो है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, जहां वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न बिहार का एरिया आ रहा है। अब इतनी बारिश हो गई तो पानी पानी हो गया, पानी पानी है तो कौन सी क्रॉप करोगे, अरे इतना सिंपल क्या आ गया सर, राइस है। यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो कौन सी है, राइस। हम बात भी करते हैं सबसे ज्यादा राइस कहाँ प्रोडक्शन होता है, तो हम कहेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, अस, अमन और बोरो तीनों जो हमारे राइस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अस, अमन और बोरो तीनों टाइम जो हमारे राइस के हैं, अप्रैल मई जून जुलाई और नवंबर दिसंबर, ये तीनों जो है वो कहां पर होते हैं, तो हम कहेंगे कहां पर हैं, हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर मिल रहे हैं। यहां पर देखें बेटा, एक तो अपने पास जो है वो कौन सा है, अस राइस है, एक कौन सा है, अमन राइस, और एक कौन सा है, बोरो राइस। कब लगाते हैं, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या कर देना, अप्रैल कर देना, अप्रैल से मई के बीच में लगाएंगे। अमन को कब लगाते हैं सर, हम जून से जुलाई के बीच में लगाते हैं, और जो बोरो है उसको कब लगाते हैं, तो हम कहेंगे नवंबर दिसंबर के अंदर लगाते हैं। ठीक है, काटेंगे कब, तो हम कहेंगे कुछ नहीं करना, काटना कब है, 4 महीने बाद काटना, 4 महीने जोड़ लो जरा, अप्रैल से मई जून जुलाई अगस्त, कब जोड़ेंगे, तो हम कहेंगे सर अगस्त सितंबर के अंदर हार्वेस्टिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है, अब जून जुलाई से तो 4 महीने गिन लो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो कब करा हमने, अक्टूबर नवंबर के अंदर हार्वेस्ट किया, और इसको नवंबर दिसंबर में लगाया, तो कब हार्वेस्ट करेंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कब करते हैं इसको, फेब मार्च के अंदर। ठीक है, उस टाइम पे इसको हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे, बस आगे सिंपल सा। ये तीनों तरह के राइस जो है वो कहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, हमारे इस एरिया के अंदर ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, फिर जहां पर राइस ग्रो हो सकता है ना बेटा, वहां पर एक और क्रॉप ग्रो होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जूट कहते हैं। क्या कहते हैं, जूट। ठीक है, एक जूट तो वो होता है जो तुम बोलते हो, एक जूट जो है वो क्या है, एक क्रॉप का नाम है। तो ये भी कहाँ ग्रो होता है, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मेज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, पोटैटो। ये तीन जो क्रॉप्स है वो अच्छे से याद रखना, एक तो राइस, जूट और पोटैटो, ये तीनों यहां पर सबसे ज्यादा होती है। कहां पर, द लोअर गैंजेटिक प्लेन्स के अंदर। ठीक है, लोअर गैंजेटिक प्लेन्स से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा, मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स, मतलब गंगा रिवर के बीच वाला जो पार्ट है वहां पर चलेंगे। तो मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स जो है उसकी हम बात कर ले, तो मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम कहेंगे सर ऊपर तो कौन आ गया, हिमालय आ गया, बीच में कौन आया, हमारा उत्तर प्रदेश वाला एरिया, और उसके बाद कौन आया, बिहार और वेस्ट बंगाल, तो बीच में कौन आ गया, उत्तर प्रदेश वाला। तो हम कहेंगे मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स में कौन आएगा, तो हम कहेंगे सर एक तो आएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा कौन आ गया, थोड़ा सा पार्ट किसका आ गया, बिहार का आ गया। ठीक है, तो यूपी और बिहार ये दोनों एक साथ किसके अंदर आते हैं, हम कहेंगे मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स जो है वो इसके अंदर आते हैं। यहां पर सबसे खास बात जो है वो कौन सी है बेटा, अपने पास एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल। तो सबसे ज्यादा जो अपने पास एलुवियल सॉइल्स, या फिर हम जिसको एंडीसॉल्स का नाम भी देते हैं, शायद मुझे इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, एक बार आप देखिएगा एलुवियल सॉइल्स को, और हम क्या कहते हैं, एंटीसॉल्स कहते हैं या एंडीसॉल्स कहते हैं, उसको देखना।
ठीक है। तो ये एलुवियल सॉइल्स जो है वो सॉइल सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, हमारे मिडिल गंजेटिक प्लेन्स में। और एलुवियल सॉइल्स की खास बात क्या है सर, कि ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। दीज आर द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कहाँ पर मिल रही है, मिडिल गंजेटिक प्लेन्स में, मतलब यूपी और बिहार का जो अपना वेस्टर्न पार्ट है वहां पर मिल रही है, ठीक है। बात करें क्लाइमेटिक कंडीशंस तो सर टेम्परेचर लगभग नॉर्मल रहता है, इतना ज्यादा हाई भी नहीं रहता, इतना ज्यादा लो भी नहीं रहता है, ठीक है। तो लगभग हम कह सकते हैं 9 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड तो विंटर्स में और 26 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड समर्स के अंदर या खरीफ के अंदर मिल रहा है, ठीक है। ये याद नहीं रखो तो भी चलेगा, हमने बात भी करी थी इस चीज की। मेन जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है, सॉइल्स के बारे में। अरे तो गंगा रिवर है, उसमें पानी भी है, फर्टाइल सॉइल भी है, सबसे अच्छी क्रॉप कौन सी होगी, तो हम कहेंगे सर राइस होगा। क्या होगा, राइस। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर सॉइल तो फर्टाइल है लेकिन पूरे साल पानी नहीं रहता, उस जगह पर हम क्या ग्रो करते हैं, मेज है, मिलेट्स है, या फिर वीट जो है वो मेन ग्रोइंग एरिया जो है, सबसे ज्यादा एरिया कहां पर है, हम कहेंगे यूपी के अंदर है। तो वीट है, ग्राम, बार्ले या फिर मस्टर्ड और पोटैटो, ये सभी ग्रो होती हैं। अगर कोई पूछ ले मेन क्रॉप कौन सी है, तो कुछ नहीं करना है, ये जो हमारी वीट है ना, ये इस एरिया की क्या है, मेन क्रॉप है। मतलब द मिडिल गंजेटिक प्लेन्स जो है उसकी जो मेन क्रॉप है वो कौन सी आएगी, वीट आएगी। अगर लोअर गंजेटिक प्लेन्स की बात करो तो वहां मेन क्रॉप कौन सी आएगी, हम कहेंगे वहां पर राइस जो है वो हमारी मेजर क्रॉप जो है वो मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें द अपर गंजेटिक प्लेन्स की तरफ। अब ऊपर की तरफ आगे बेटा, जहां से गंगा रिवर जो है वो निकल रही है, कहां से निकल रही है, हम कहेंगे अपर गंजेटिक प्लेन्स जो है इसके अंदर कौन आएगा, हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। कौन आएगा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। उसके साथ साथ जो हरिद्वार भी कहां पर है, उत्तर प्रदेश के वही है ना, ठीक है, तो उधर की तरफ। और अगर हम बात करें जो नागर डिस्ट्रिक्ट है, उधम नागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तो मेन जो एरिया है वो कौन सा है, उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये दोनों जो स्टेट्स हैं वो इसके अंदर काउंट होते हैं जहां से गंगा रिवर जो है वो निकल रही है। वो कौन सा है, हमारा अपर गंजेटिक प्लेन्स जो है वो उसके अंदर काउंट होगा। बात करें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, तो यहाँ पर देखें जो इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, बारिश है। यहाँ पर थोड़ी जो है वो बारिश क्या होती है, ज्यादा होती है। आपने सुना होगा हर बार क्या होता है कि उत्तराखंड के अंदर हम कहते हैं कभी बादल फट गया, उसकी वजह से क्या हुआ, हरिद्वार में बाढ़ आ गई, वहां पर जो भोलेनाथ की मूर्ति थी वो मूर्ति भी डूब गई थी उसके अंदर। बहुत सारी चीजें ऐसी जो है वो हर साल हम देखते हैं बाढ़ आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब वहाँ बारिश ज्यादा होती है। कितनी होती है, लगभग हम कहेंगे 75 to 150 सेंटीमीटर तक की बारिश जो है वो इसके अंदर हमको देखने को मिलती है, ठीक है। और वहां पर हमने क्या कर रखा है, ज्यादातर वहां पर कैनाल्स जो है वो बना रखी है, नहरें जो है वो बना रखी है हमने। तो इस वजह से सबसे ज्यादा जो कैनाल इरिगेशन है उसका एरिया जो है वो वहां पर हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ट्यूबवेल और वेल्स भी हैं, लेकिन मेजर एरिया किसका है, कैनाल्स का है। किसका है, कैनाल्स का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर की, सर इसमें उगाएंगे क्या, क्या चीज जो है वो इसके अंदर हो सकती है। तो बारिश भी अच्छी खासी हो रही है तो हम कहेंगे सर राइस तो लिख ही दीजिए, राइस तो होगा ही होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। ये खरीफ में हुआ तो रबी के अंदर हम क्या करते हैं, वीट लेते हैं। और यही क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जाता है जो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। वो इंडिया का सबसे मेजर क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा है, तो कई बार पूछा जाता है वो वीट राइस है या फिर राइस वीट है, ओके। ये दोनों जो है वो ऑप्शन के अंदर पूछ लिए जाते हैं, दूसरा कोई करना ही मत। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा दो चीजें ग्रो होती है, या तो वीट होगा या राइस होगा। तो वहां पर पूछा जाता है क्रॉपिंग सिस्टम सबसे ज्यादा कौन सा फॉलो होता है, कौन सा, वीट राइस फॉलो होता है या राइस वीट फॉलो होता है। अब सर ये क्या बात हुई, क्वेश्चन ही बहुत अजीब सा हो गया। तो बहुत सिंपल सा है बेटा, जब भी क्रॉपिंग सिस्टम हम यहाँ पर देखेंगे तो वो स्टार्ट किससे होगा, खरीफ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, रबी के अंदर जाएगा। बस आंसर आ गया। खरीफ में किसको लगाया, हमने राइस को लगाया, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम। क्लियर है, ओके, बहुत सिंपल सा है। अब इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो हमारा SBI जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो है CISR, वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ है, यूपी के अंदर है। अरे बहुत सिंपल सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना,
कि कौन सा है, शुगर केन जो है वो भी इसके अंदर ग्रो होता है। सबसे ज़्यादा मेजर शुगर केन ग्रोइंग एरिया कहाँ पर है, हम कहेंगे द अपर गेंजेटिक प्लेन्स जो है वहाँ पर इसका जो मेन है वो एरिया मिलता है। इसके अलावा सारी की सारी वही क्रॉप्स है, मेज, मिलेट्स, बार्ले, ग्राम, ठीक है, पल्सेज, वो सारी हो रही हैं, ठीक है। लेकिन मेजर जो क्रॉप्स है वो कौन सी है, एक तो व्हीट, राइस और एक कौन सी है हमारी शुगर केन। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर अगला कौन सा है अपने पास, ट्रांस गेंजेटिक प्लेन्स। कौन सा है, ट्रांस गेंजेटिक प्लेन्स। एक बार देख लें कि ट्रांस गेंजेटिक प्लेन्स कौन सा पार्ट इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांस गेंजेटिक प्लेन्स जो है उसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन जो हमने यहाँ पर बात करी थी, 7th, ये कौन सा है, ट्रांस गेंजेटिक प्लेन है, जिसके अंदर गंगा रिवर के जस्ट पास वाला एरिया जो है वो क्या होता है, काउंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस गेंजेटिक प्लेन्स कहेंगे। अब एक बार देख लें इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, ठीक है। तो ट्रांस गेंजेटिक प्लेन्स जो है, ओके, इससे आगे चले एक बार। ओके, ट्रांस गेंजेटिक प्लेन से वो देख लें एक बार कौन से हैं। जब हम यूपी से इधर आए तो कौन आ गया अपने पास, हमारा पंजाब हरियाणा वाला एरिया आ गया। कौन सा आ गया, पंजाब हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली जो है, और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसका है, राजस्थान का है। मतलब ये वाला जो एरिया, एक बार नहीं समझ में आया वापस देख ले बेटा, कौन सा वाला एरिया है, हम कहेंगे ये तो कौन सा आ गया, पूरा गंगा नदी का जो एरिया है। इससे थोड़ा सा इधर चलेंगे तो हमारा जो एरिया है कौन सा, ये जो अपना हम कह सकते हैं द अरावली मालवा अपलैंड जो है, कौन सी, जिसके अंदर अरावली और मालवा वाला एरिया आ रहा है, जिसके अंदर कौन आ गया, अपना जो दिल्ली है, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर मेनली जो एरिया है, दिल्ली वाला नहीं बेटा, ये आएगा कौन सा, द सतलुज यमुना प्लेन रीजन। कौन सा है, सतलुज। अब सतलुज रिवर कहाँ से निकलती है, ओके, थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूजन सा हुआ, ठीक है, एक बार इसको वापस से समझ लें कि जो हमारा नेक्स्ट जो हम इसके अंदर देख रहे हैं हमारा 6th रीजन, वो रीजन कौन सा है, द यमुना सतलज प्लेन रिवर, ठीक है, जहां से सतलज निकलती है। तो सतलज वहां से बहकर कहाँ जा रही है, पाकिस्तान की तरफ। तो एरिया जो है वो कौन सा आ गया, तो हम कहेंगे दिल्ली भी आ गया, कुछ पार्ट जो है वो पंजाब हरियाणा का भी आया, यूपी का भी आया, और राजस्थान का पार्ट जो है वो भी इसके अंदर क्या हुआ, काउंट हुआ, ठीक है। तो ये तीनों रीजन जो है वो इसके अंदर काउंट होते हैं, ओके। तो यहां पर देख ले कौन कौन से रीजन आ गए बेटा, एक तो कौन सा, पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, चंडीगढ़, दिल्ली, ये जो पूरा एरिया है वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। कौन कौन सा एरिया है, जो सतलज यमुना प्लेन जो बेसिन है वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांस गेंजेटिक प्लेन्स कह रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो कैसी रहती है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना, एक एवरेज रेनफॉल जो है वो इसके अंदर देखने को मिलती है 650 mm से 1250 mm की, मतलब 65 से 125 mm एक एवरेज रेनफॉल है। इंपॉर्टेंट क्या है वो याद रखना है, अरे पंजाब हरियाणा में सबसे बड़ा डैम है अपने पास, ठीक है, उसके अंदर कैनाल्स है, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो कैनाल्स है और ट्यूबवेल्स है, इन दोनों की एक साथ बात करें तो ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो वो सतलज यमुना बेसिन जो है या ट्रांस गेंजेटिक प्लेन्स जो है उसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगला इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि यहाँ पर जो क्रॉप्स है वो कौन सी ग्रो हो रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा जो क्रॉप्स ग्रो हो रही है इस एरिया में, यूपी, पंजाब, हरियाणा, हम कहेंगे कौन सा है, व्हीट है, ठीक है। कौन सा है, व्हीट, ठीक है। व्हीट के साथ साथ बात करें तो कौन है, शुगर केन भी इसके अंदर ग्रो होता है, कॉटन जो है वो भी पंजाब हरियाणा के अंदर काफी अच्छा ग्रो होगा। कैनाल जो है वहां पर है तो वहां की जो सॉइल है उसमें राइस जो है ये भी सबसे ज्यादा मेन देखने को मिलता है, ठीक है। और कुछ एरियाज में ग्राम, मिलेट्स वगैरह और ये ग्रो होती है। मेन क्रॉप्स ध्यान रखनी बेटा, व्हीट, शुगर केन और कॉटन, ठीक है। राइस इतनी इंपॉर्टेंट अपन यहाँ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेन जो है वो कौन सी है, व्हीट, शुगर केन और कॉटन जो है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट अपने लिए क्रॉप जो है वो बनती है, ठीक है। बात करें कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट और बनता है, तो पंजाब और हरियाणा वो रीजन है जिसका नाम हम जानते ही इसलिए हैं क्योंकि वहां पर सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट किया गया था। जो सबसे मॉडर्न फार्मर्स जो हमको देखने को मिलते हैं वो यही के हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो
मैकेनाइजेशन है, हम कहेंगे सबसे ज़्यादा जो हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाली मशीन्स जो है वो सबसे ज़्यादा मशीन्स कहाँ पर यूज़ होती है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा मैकेनाइजेशन या एग्रीकल्चर मशीन्स कहाँ पर यूज़ होगी, तो हम कहेंगे कहाँ पर, हमारे सतलज यमुना बेसिन या फिर ट्रांस गेंजेटिक प्लेन्स जो है वहाँ पर यूज़ होती है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो हमारा वाटर यहाँ पर अवेलेबल है उसके साथ क्या दिक्कत है। तो पंजाब हरियाणा ये जो एरिया है वहाँ पर कैनाल इरिगेशन है, तो उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं अवेलेबल है। ओके, अब वहाँ पर दिक्कत क्या होगी कि जो पानी इतना सारा अवेलेबल है, पानी भर जाता है, तो हम कहेंगे वहाँ पर वाटर लॉगिंग की दिक्कत है। अब पानी भर गया, उसके बाद नीचे चला गया, वापस इवेपोरेट, वो ऊपर कौन है, सॉल्ट आया बेटा, तो हम कहेंगे सैलिनिटी की दिक्कत। और जहाँ पर सैलाइन सॉइल्स वहाँ एल्कलाइन सॉइल्स तो मिलेगी, एल्कलाइन सॉइल्स भी मिलती है, और जो पानी बहकर जा रहा है खेतों से अपने साथ सॉइल ले गया, तो हम कहेंगे वहाँ पर सॉइल इरोजन जो है वो भी यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पर ट्यूबवेल्स इतनी ज़्यादा है और फार्मर्स जो इरिगेशन इतना एक्सेस कर रहे हैं, उसकी वजह से वाटर टेबल क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। इसके अंदर अगला कौन सा है अपने पास, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। कौन सा रीजन है, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन। ठीक है, जिसके अंदर अपने जो एरिया है, एक बार एरिया देख लें कौन सा है, ईस्टर्न प्लेट्यू और हिल्स रीजन जो है वो कौन सा है अपने पास, तो हम कहेंगे सर ईस्ट के अंदर ये रहा अपना पार्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्या है, हम कहेंगे हमारे जो हिल्स रीजन है वो भी आ रहा है और प्लेट्यू रीजन भी आ रहा है। कौन सा, ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। तो हम कहेंगे द साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन जो है वो भी इसको अपन नाम दे सकते हैं, दूसरा नाम क्या दे सकते हैं इसको, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ओके, कौन सा नाम दे दिया हमने इसको, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ठीक है, साउथ ईस्ट की तरफ है। अब साउथ ईस्ट में कौन है, तो हम कहेंगे एक तो अपना कौन आ गया, झारखंड आ गया। कौन आ गया, झारखंड। झारखंड के पास कौन आ गया, उड़ीसा। उड़ीसा के पास छत्तीसगढ़। ये तीन ही हमको यहाँ पर याद रखने, मेन चौथा वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, तीन ही याद रखें। कौन आ गया, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब ये क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन जो है या साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो तीन स्टेट अपन को यहाँ पर याद रखने बेटा। कौन से है इसके अंदर, JOC अपन कह सकते हैं, याद रखना, चाहे सिंपल याद रखना है JOC। कौन से है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर इतना डाउन वैसे ही नहीं जाता, नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर रहता है। ठीक है, बात करें कि यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज कैसे है, तो हम कहेंगे सर आपने यहाँ पर गंगा रिवर तो एक तो बहा दी कहाँ पर, सबसे पहले अपर गेंजेटिक प्लेन, लोअर गेंजेटिक प्लेन्स और मिडिल गेंजेटिक प्लेन्स में। फिर दूसरी नदी जो चल रही थी कौन सी आपकी, सतलज और यमुना, वो आपने कहाँ बना दी, दिल्ली और पंजाब हरियाणा की तरफ। अब यहाँ पर तो कोई पानी नहीं बचा, तो हम कहेंगे यहाँ पर डेफिशिएंट इन वाटर रिसोर्सेज। ये किसकी वजह से, हम कहेंगे प्लेट्यू स्ट्रक्चर, मतलब जो पठारी भाग है उसकी वजह से यहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी होती है, बारिश इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें, सॉइल्स जो है वो यहाँ पर कैसी होती है, तो ये आपके सॉइल का पार्ट है। आपने ये भी पढ़ा हुआ, रेड सॉइल और येलो सॉइल्स जो है वो कहाँ पर मिलती है, हमारी जो रेड सॉइल्स है कौन सी, लेटराइटिक सॉइल्स है, लेटराइट सॉइल्स जो है वो कहाँ पर मिल रही है, तो हम इसी प्लेटू का नाम लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास कौन आ गया, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है वो मेन इसके अंदर आता है। ये क्वेश्चन सॉइल साइंस आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से और ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार इसको देख भी लीजिएगा सॉइल साइंस में कि हमारा ये जो रीजन है उसके अंदर कैसी सॉइल मिलती है, लेटराइट सॉइल। और लेटराइट सॉइल किसकी अच्छी है, तो हम कहेंगे सर वहाँ पर अच्छी तो बहुत सारी क्रॉप्स होगी लेकिन पानी नहीं है सर। अब पानी नहीं है तो क्या होगा, कुछ एरियाज के अंदर पानी अवेलेबल है तो राइस हो जाता है। इसके अलावा मेन हम क्या करते हैं, मेज, ऑयल सीड्स, या फिर जिसको हम बात करते हैं सबसे कम वाटर रिक्वायरमेंट, हम कहेंगे लोवेस्ट वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप। कौन सी क्रॉप है, लोवेस्ट वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप कौन सी है, रागी है। सबसे ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी, याद रखना दूसरा क्वेश्चन, हम कहेंगे हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है,
सबसे ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी है, तो हम कहेंगे रागी की होती है। तो ये भी किसके अंदर हो रही है, इस एरिया के अंदर हो रही है, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत कम है। बेटा मिलेट्स भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी मेन क्रॉप्स है। इस रीजन की मेन क्रॉप्स जो है वो ज़्यादातर नहीं पूछी जाती है, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉप्स है वो मेन क्रॉप दूसरे एरियाज की पहले से है अपने पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। अगला अपने पास कौन सा है, सेंट्रल प्लेटू एंड हिल। सेंट्रल इंडिया के अंदर आ गए हम। कहां पर, सेंट्रल इंडिया, मतलब भारत के बीच में आ गए, भारत के मध्य में आ गए। तो मध्य में कौन आएगा, हम कहेंगे सर मध्य के अंदर तो कौन आ जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए कौन आ गया, हमारा बुंदेलखंड एरिया आ गया। कौन सा, बुंदेलखंड, या फिर हम कहें भांडेर प्लेटू और मालवा प्लेटू और विंध्याचल पर्वत जो है वो हम कह रहे हैं कहाँ पर है, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा जो एमपी वाला एरिया है वो पूरा इसके अंदर कवर होता है। तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश या एमपी वाला एरिया वो किसके अंदर आएगा, सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स के अंदर आएगा। बिल्कुल सेंट्रल एरिया है वो इसके अंदर कन्वर्ट होगा, इसके अंदर काउंट होगा। ठीक है, बात करें यहाँ पर सॉइल्स कैसी है, तो सर आपने कहा कि अभी इसके जस्ट पास में कैसी है, रेड सॉइल्स है, येलो सॉइल्स है, लेटराइट सॉइल्स है। ठीक है, और बात करें महाराष्ट्र नीचे की तरफ, उसमें ब्लैक सॉइल्स है सर। तो यहाँ पर मिक्स्ड सॉइल्स मिलती हैं। कैसी सॉइल्स, मिक्स्ड सॉइल्स। कौन कौन सी, रेड, येलो और ब्लैक सॉइल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनता है कि रेड, येलो और ब्लैक सॉइल्स जो है वो कौन से एरिया के अंदर मिलेगी, तो हम कहेंगे किसमें, तो सेंट्रल प्लेटू रीजन जो है उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पर क्या पानी अवेलेबल है क्या, अरे सर पानी कहाँ से अवेलेबल होगा, सारा पानी उधर चला गया, बच गई इधर राजस्थान की तरफ चंबल। तो चंबल मध्य प्रदेश का थोड़ा सा ही एरिया कवर करती है। ठीक है, बाकी मेन तो राजस्थान में बह जाती है, तो कहाँ से आएगा, तो स्कैरसिटी हमें वहां पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वही मिलेट्स, व्हीट, ग्राम, ऑयल सीड्स। ठीक है, ये जो मेन क्रॉप्स है वो अपन को यहाँ पर देखने को मिलती है। और जहां पर एरिया अवेलेबल है वाटर का, वहां पर मेन हम क्या करते हैं, कॉटन जो है उसको ग्रो करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करें वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स के बारे में, कि वेस्टर्न प्लेटू जो है वो कहां से कहां तक है, वेस्ट की तरफ चल रहे हैं अब अपन, कहां पर, प्लेटू रीजन की तरफ। ठीक है, तो बात करें कहां से कहां तक है, तो अभी हमने कहा सेंट्रल प्लेटू रीजन, तो कहां आ गया, एमपी। वेस्टर्न प्लेटू रीजन थोड़ा सा वेस्ट की तरफ चलेंगे, मतलब गुजरात के पास वाला एरिया, कौन, महाराष्ट्र। तो हम कहेंगे कौन आ गया इसके अंदर, द डेक्कन प्लेटू, कौन सा, महाराष्ट्र। और वो पार्ट किसके अंदर है, मालवा एरिया के अंदर भी। और हमने अभी कहा था महाराष्ट्र में कॉटन बहुत अच्छी होती है। सर सॉइल कौन सी मिलेगी, तो कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी, द रेगर सॉइल और द ब्लैक सॉइल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मार्क कर लेना इसको, कि सबसे ज्यादा जो ब्लैक सॉइल है वो किसके अंदर है, तो हम कहेंगे द वेस्टर्न प्लेटू रीजन या महाराष्ट्र रीजन के अंदर हमको देखने को मिलती है। आप इसको वेस्टर्न प्लेटू रीजन या फिर आप इसको महाराष्ट्र प्लेटू रीजन भी कह सकते हैं। ओके, चलिए टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर है, ज्यादा इसमें हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है। ठीक है, एक एवरेज टेम्परेचर है वो रहता है। अगर बात करें कौन कौन सी यहाँ पर अपने पास क्रॉप्स हो सकती है, तो सर आपने पहले आंसर दे दिया, अरे ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल में कोई सी भी क्रॉप लगाओ आप, हमेशा फर्टाइल रहेगी। तो देख ले, सबसे बेस्ट तो कॉटन के लिए रहती है, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क के करके लिखना इसको, सब ज्यादा किसके लिए, कॉटन के लिए। इसके अलावा जो भी आप यहाँ पर क्रॉप्स जो हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, सभी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर व्हीट है, ग्राम, मिलेट्स, पल्सेस, ग्राउंडनट, ऑयल सीड्स जो है वो भी है। ठीक है, और जहाँ पर इरिगेटेड एरियाज हैं वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे शुगर केन है, राइस है, ये भी हम उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में पुणे है, नासिक है, अरे वहाँ पर क्या नहीं है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है सर, किसके, ग्रेप्स के और सिट्रस के। तो वहाँ पर हमारे जो ग्रेप्स और सिट्रस फ्रूट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो ये अपना अच्छा क्वेश्चन जो है वो हॉर्टिकल्चर के लिए यहाँ पर बनता है, कि जो अपने ऑरेंजेस या फिर ग्रेप्स सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होते हैं, तो हम कहेंगे द सेंट्रल प्लेटू रीजन या द महाराष्ट्र प्लेटू रीजन, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हमने यहाँ पर सभी जो अपने रीजन से उनकी बात करी है। नेक्स्ट जो रीजन बचे हैं 5 रीजन अपने पास, उनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, आई होप कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होगी, और ये आपके आगे पढ़ने में भी और आपको आगे समझाने में भी काफ़ी मदद करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पवार और फिर से आपका एक बार स्वागत है हाईटेक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें हम लगभग अपने 9 जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं, समझ चुके हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्या है, कहाँ से ये आए, इसका क्लासिफिकेशन किस किस ने दिया और हम कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जो अपना 10th एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो कौन सा है। तो 9th हमने देखा था कौन सा, हमारा द वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, या फिर हम बात करें हमारा जो महाराष्ट्र प्लेट्यू रीजन है उसके बारे में। ठीक है, अब महाराष्ट्र प्लेट्यू रीजन से थोड़ा सा नीचे चले तो महाराष्ट्र के बाद तो बेटा पूरा का पूरा साउथ जो है वो कवर हो जाता है, दोनों कोस्टल एरियाज को छोड़ के। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सदर्न प्लेट्यू रीजन एंड हिल्स। ठीक है, जहाँ पर अपने वेस्टर्न घाट्स जो है वो कवर हो जाते हैं पूरे इसके अंदर। तो हम सेंट्रल प्लेट्यू रीजन पर थे, फिर महाराष्ट्र प्लेट्यू रीजन और फिर किसमें आ गए, द सदर्न प्लेट्यू रीजन, जिसके अंदर साउथ का पूरा एरिया कवर होगा। ओके, क्या क्या चीजें आएगी इसके अंदर देखिए बेटा, तो इसमें कुछ पार्ट जो है वो किसका आ जाता है, महाराष्ट्र का। किसका आएगा, महाराष्ट्र का। ये वही रीजन है जिसको आपने क्या कहा था, डेक्कन प्लेट्यू कहा था। क्या कहा था अभी अपन ने, देखें जरा यहाँ पर, तो हमने इसको क्या कहा था अपना, द डेक्कन इंटीरियर रीजन या द डेक्कन प्लेट्यू रीजन। कौन सा रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू रीजन। जरा देखें बेटा यहाँ पर क्या है, ये जो पूरा एरिया महाराष्ट्र के नीचे का पूरा साउथ तक ये इसके अंदर कवर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। ओके, चलिए, तो यहां पर ये जो अपना पूरा इंटीरियर डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, डेक्कन प्लेट्यू रीजन। कौन सा रीजन, डेक्कन प्लेट्यू रीजन। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू रीजन है वो इसके अंदर कवर होगा। तो इसके अंदर महाराष्ट्र का कुछ पार्ट आ गया, महाराष्ट्र नीचे चले तो कौन आया, कर्नाटका। कौन आया, कर्नाटका। उससे नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से नीचे तमिलनाडु। तो ये सारे के सारे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे जो एरियाज हैं, स्टेट्स हैं, वो इसके अंदर कवर होंगे। महाराष्ट्र का थोड़ा सा पार्ट, फिर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पूरा साउथ तक ये हमारा एरिया जो है वो कवर कर लेता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात कर लो तो बहुत सिंपल सा है बेटा, ये जो एरिया है वहां पर काफी ठीक ठाक जो है वो बारिश हो जाती है, अप टू 1000 mm की। टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा रहता है, वहां पर ह्यूमिडिटी हाई रहती है, पर टेम्परेचर जो है वो इतना ज्यादा या इतना कम नहीं होगा। बट लगभग एवरेज जो रेंज रहती है वो कितनी रहती है, 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब महाराष्ट्र में तो सिट्रस ग्रो हो गए हमारे, ठीक है, कॉटन ग्रो हो गई, उससे नीचे क्या ग्रो करेंगे, तो हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की बात कर लें तो हम कहेंगे ये जो एरिया है उसके अंदर ज्यादातर जो है वो एरिया कैसा है, ड्राई जोन है। कैसा है, ड्राई जोन। 1000 mm तक की बारिश हो रही है और ज्यादातर कितनी हो रही है, 50 सेंटीमीटर, मतलब 500 mm जो है वो बारिश यहाँ पर लोवेस्ट है। 500 mm से लेकर कितनी है, 1000 mm जो है वो रेनफॉल हो रही है। और आपको ध्यान होगा 1150 कितना, 1150 mm रेनफॉल जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, रेनफेड फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनफेड फार्मिंग। तो यहाँ पर जो ड्राई जोन है इसके अंदर रेनफेड फार्मिंग जो है वो ज्यादा होती है। किसकी करेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो हिल्स है डेक्कन प्लेट्यू में वो फेमस ही किसके लिए है, अरे मसालों के लिए फेमस है। तो भाइयों जरा नाम बोलना, एक तो अपने पास क्या आ गया, कॉफी आ गया, कॉफी भी ग्रो होती है, दूसरा टी भी ग्रो हो गई इसके अंदर, इसके बाद कार्डेमम और स्पाइसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मार्क करना, क्वेश्चन कई बार जो है ये पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा स्पाइसेस कहाँ ग्रो होती है, हम कहेंगे डेक्कन प्लेट्यू रीजन या फिर सदर्न प्लेट्यू रीजन के अंदर ग्रो होती है। ये जो हमारे कर्नाटका है और तमिलनाडु है, इन एरियाज के अंदर सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। बनाना मत करना, बनाना कोस्टल एरियाज में ज्यादा करते हैं, उधर नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें, अगला क्या है अपने पास, ईस्टर्न कोस्टल रीजन, मतलब ईस्ट की तरफ का जो कोस्टल रीजन है, कहाँ का, तो हम कहेंगे सर ये यहाँ पे अभी आपने बताया था कौन सा, कि ये हमारा भारत का जो ये ईस्ट कोस्ट है, यहाँ से पूरा वेस्ट बंगाल से लेकर इधर नीचे तक का पूरा जो कोस्ट है उसको हमने क्या कहा, ईस्टर्न कोस्ट। इसके बाद बात किसकी करेंगे, ईस्ट वाले साइड की, तो इधर कौन आ गया अपना, वेस्टर्न कोस्ट आ गया। ठीक है, तो अभी किसकी बात कर ले, ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ईस्टर्न कोस्ट की। ठीक है, तो ये ईस्टर्न कोस्ट है, इसके अंदर कौन आ गया, तो हम कहेंगे इसमें कोरोमंडल जो है वो पूरा का पूरा आ गया।
नॉर्दर्न सिसार कोस्ट जो है आ गया, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का पार्ट जो है वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो आ रहा है वेस्ट बंगाल की तरफ वो भी आ गया। ठीक है, तो ये सारे पार्ट जो कोस्टल एरियाज के साइड में आ रहे हैं वो सारे के सारे किसके अंदर है, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज जो है इसके अंदर आते हैं, और छोटे छोटे हिल्स जो हैं वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर हमको देखने को मिल जाते हैं कई बार इसके अंदर। ठीक है, रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल समुद्री इलाकों में वैसे थोड़ी ज़्यादा होती है, 1000 mm से ज़्यादा होगी, कितनी 1500 mm, मतलब बारिश अच्छी हो रही है। अरे बारिश अच्छी है तो क्रॉप कौन सी ग्रो होगी, तो अभी आपने कहा कि सर जहाँ बारिश अच्छी है वहाँ राइस है, राइस है तो जूट उसके साथ ग्रो होगा। ठीक है, फेमस किसके लिए है ये एरिया, हम कहेंगे ये टोबैको और शुगर केन के लिए इम्पॉर्टेंट है। शुगर केन में हम यहाँ पर ट्रेंच मेथड जो है इसकी ग्रोइंग का, इसकी सोइंग का वो यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोस्टल एरियाज के अंदर शुगर केन को ग्रो करने का कौन सा मेथड यूज किया जाता है, हम कहेंगे द ट्रेंचिंग मेथड, मतलब जमीन में गाड़ा जाता है थोड़ा डीप में, लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर डीप गाड़ा जाता है, नहीं करोगे तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। ठीक है, उसकी फॉलिंग हो जाती है, इस वजह से हम इसका यूज करते हैं। और बात करें तो दूसरे जो स्मॉल क्रॉप्स है, मेज, मिलेट्स, ग्राउंडनट, ऑयल सीड्स है, मेजर जो क्रॉप्स है वो अपने पास यही है। ठीक है, कोस्टल एरिया जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो सॉइल्स है वो ज्यादातर कौन सी है, एलुवियल और क्ले सॉइल्स जो है वो हमें यहाँ पर मिलती है, क्योंकि जो नदियाँ जो आई है वो समुद्र के अंदर मिलती है, तो किनारों पर जो है वो सॉइल एलुवियल और क्ले सॉइल्स रह जाती है, बाकी जो पानी है वो कहाँ चला जाता है, समुद्रों के अंदर जाएगा, तो किनारों पर हमें थोड़ी अच्छी फर्टाइल सॉइल्स जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगला कौन सा है, वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स एंड घाट्स। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं, वेस्टर्न कोस्टल रीजन की, किसकी, वेस्टर्न कोस्टल रीजन की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, वेस्ट कोस्ट का जो रीजन है। अब यहां पर बात करें कौन से हैं, तो हम कहेंगे मालाबार कोस्ट और कोंकण कोस्ट जो है, मतलब अपने इधर से चले तो अपना जो तमिलनाडु से लेकर केरला, केरला से कहां पर हमारा गोवा, अंडमान, गोवा, और हम बात करें दमन दीव, इधर का जो पूरा कोस्टल एरिया है वो इसके अंदर काउंट होता है, जिसमें मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट जो है, और जो हमारे सह्याद्रीज जो है वो इसके अंदर काउंट होती है। ठीक है, यहाँ पर भी बात करें तो सर यहाँ पर भी बारिश जो है अच्छी होती है। अरे केरला के ईस्टर्न कोस्ट पे तो सर आपको पता नहीं होगा कि केरला का जो वेस्ट कोस्ट है उससे तो भारत में मानसून एंटर करता है, खरीफ वाला हमारा साउथ वेस्ट मानसून, तो अपने साथ भारी बारिश लेकर आता है बेटा, कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून। तो बारिश जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 200 mm जो है वो बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, आप ये देखना बेटा जरा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देकर कि जब हमने ईस्टर्न कोस्टल की बात करी तो 150 सेंटीमीटर बारिश की बात करी, यहाँ कितनी कर रहे हैं, 200 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा बारिश हो रही है। इसीलिए अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो हमारा मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून, उसके अंदर 2 ब्रांचेज मिलती है, एक ईस्ट कोस्ट की तरफ चली गई बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दूसरी कहाँ चली गई, अरेबियन सी ब्रांच, ईस्ट कोस्ट की तरफ, दोनों में से ज़्यादा बारिश कौन करता है, तो ध्यान रखना कौन करता है, अरेबियन सी ब्रांच जो है वो, इंडियन ओशियन ब्रांच जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश करती है, 200 mm, वो बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है ईस्ट कोस्ट की वो कम बारिश करती है। ठीक है, बात करें यहाँ पर कैसी सॉइल्स है, तो यहाँ पर लेटराइटिक सॉइल्स मिलती है। अरे टेम्परेचर जो है वो भी अच्छा खासा हो जाता है, बारिश भी अच्छी हो रही है, तो वहाँ पर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो है वो हमको देखना को मिलता है। तो एलिवियल कोस्टल सॉइल्स या लेटराइटिक सॉइल्स जो है वो हमें सबसे ज़्यादा इस एरिया में देखने को मिलती है। और इन एरियाज के अंदर बड़े घने जंगल जो है हमको देखने को मिलते हैं। कौन से जंगल, तो हम कहेंगे सर जंगल नहीं, बड़ी अच्छी अच्छी क्रॉप्स कौन सी, हम कहेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स। और उसके साथ साथ कौन, स्पाइसेस। वहाँ पर जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं उसके पूरे किनारे पर, उन हिली एरियाज पर जो है वो हमारी स्पाइसेस जो है वो सबसे अच्छी ग्रो होती है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है रबर, जो हमारा प्लांटेशन मेन क्रॉप है। कोकोनट का जो एरिया है वो भी सबसे ज़्यादा इसी कोस्ट पर बना हुआ है। ठीक है, पूछ ले कौन कौन सी प्लांटेशन क्रॉप, तो नाम लिख देना, बहुत सिंपल सा, कौन सा है, एक तो है कोकोनट और दूसरी जो है वो कौन सी है, रबर। इन दोनों की प्लांटेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, वेस्टर्न कोस्टल रीजन के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले बेटा, अगला कौन सा है, 13th अपना जो यहाँ पर एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो कौन सा है, गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स। ठीक है, वेस्ट कोस्ट में जैसे ऊपर चले कौन आ गया, गुजरात आ गया। ठीक है, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हमारी जो
हम कह सकते हैं कोस्टल एरिया भी है और उसके साथ साथ लैंड एरिया भी काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पर फार्मिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। एक बार देख लें कौन कौन से इसके अंदर आएंगे। तो गुजरात के अंदर जो हमारा काठियावाड़ वाला जो एरिया है, कौन सा, काठियावाड़ वाला एरिया। और इसके साथ बात करें, नदी एक बहती है गुजरात के अंदर, कौन सी, माही नदी, जहाँ से बनती है। और एक और नदी जो निकलती राजस्थान से है लेकिन उसके बाद कहाँ चली जाती है, गुजरात में, कौन सी, साबरमती। तो हम कहेंगे 3 हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट वैलीज आ गई, काठियावाड़ी, माही और साबरमती। अरे सर 2 तो नदियाँ हो गई, मतलब वहाँ पर पानी भी अच्छा होगा। पानी अच्छा है तो ज़रा देख लें, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेनफॉल जो है वो लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन नदियाँ होने की वजह से पानी की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो हम कहेंगे सॉइल जो है वो कैसी है, रेगर सॉइल है किसके अंदर, प्लेटू रीजन के अंदर। और एलुवियल सॉइल है वो किसके अंदर है, हमारे प्लेन्स के अंदर है। क्यों, क्योंकि वहां पर कौन जा रहा है, नदियां बह रही है, इस वजह से। और अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन सी जो आपकी क्रॉप्स होती है, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ग्राउंडनट के लिए क्वेश्चन पूछ ले तो सबसे ज्यादा ग्राउंडनट ग्रोइंग एरिया कहाँ पर है, तो हम कहेंगे हमारे गुजरात के अंदर है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का है ग्राउंडनट का, तो भी आंसर क्या होगा, गुजरात आएगा। कॉटन भी काफी अच्छा जो है यहाँ पर ग्रो हो जाता है। राइस ठीक है, जो कोस्टल एरियाज है वहां पर होगा, इतना नहीं होगा, बट फिर भी। इसके अलावा जो हमारे ऑयल सीड्स मिलेट्स हैं वो होती है। मेन क्रॉप कौन सी, ध्यान रखना बेटा, एक है ग्राउंडनट, दूसरी कौन सी है, कॉटन। ये दोनों जो है वो इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। फिर बात करें, इंपॉर्टेंट ऑयल सीड प्रोडक्शन एरिया है, इसको आप कह सकते हैं ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है, किसकी वजह से, ग्राउंडनट की वजह से, ठीक है। ग्राउंडनट सबसे ज्यादा हो रही है। कई जो है उसके अंदर हमारी जो मस्टर्ड है वो भी काफी अच्छी इसके अंदर होती है। और कई जगह जो कॉटन ऑयल है वो भी यूज होता है। तो इस वजह से ज्यादा जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है, टोटल ओवरऑल जितना भी ऑयल सीड प्रोडक्शन है उसमें टोटल और कर ले तो सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, इस रीजन के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट बात करें, गुजरात से ऊपर आए तो कौन आ गया, राजस्थान। राजस्थान का मोस्ट पार्ट जो है वो कौन सा है, ड्राई रीजन है, ठीक है। तो हम कहेंगे राजस्थान रीजन या फिर ड्राई रीजन जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर बात करें राजस्थान की तो लगभग यहाँ पर 61%, 60.10% है वैसे तो एग्जैक्ट, ठीक है। वो एरिया कैसा है, तो हम कहेंगे डेजर्ट एरिया है। कौन सा एरिया है, डेजर्ट, मतलब रेत ही रेत हो रही है वहां पर, ठीक है। अगर रेत है तो बारिश होगी क्या, तो हम कहेंगे सर बारिश काफी कम हो जाएगी वहां पर, ठीक है। तो एक बार देख लें, बारिश जो है वो यहाँ पर हमें कितनी मिलती है, लगभग लेस देन 25 सेंटीमीटर जो है वो हो रही है। कई एरियाज में 50 सेंटीमीटर भी है, ऐसा नहीं है। और कई एरियाज जो हैं उसके अंदर 1000 mm से ज़्यादा भी होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर तक भी होती है। बट ओवरऑल एवरेज निकाले पूरे एरिया का तो वो लगभग हमारा 25 to 50 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, ठीक है। तो पूरे हमारे इंडिया के अंदर सबसे कम बारिश कहाँ हो रही है, तो हम कहेंगे राजस्थान स्टेट के अंदर, इस रीजन के अंदर हो रही है। लेकिन अगर बात करें कि यहाँ पर क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो पहला कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, 28 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये माइनस नहीं है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। कितना टेम्परेचर पहुंच जाता है, 28 to 45। अभी तक 45 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कहीं नहीं पढ़ा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पर है, वेस्टर्न ड्राई रीजन या राजस्थान रीजन के अंदर, ठीक है। दूसरी बात करें, सबसे कम बारिश कहाँ है, वेस्टर्न ड्राई रीजन के अंदर। राजस्थान कहाँ आता है, वेस्टर्न ड्राई रीजन के अंदर। अगर बात करें यहाँ पर कौन सी मेन क्रॉप्स है, तो जो कैसी है, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं। जैसे हम बात करें बाजरा की, किसकी बात करें, बाजरा, पर्ल मिलेट की। दूसरी बात करें ज्वार या सोरगम, अभी तक नाम सुना क्या, नहीं सुना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वार और बाजरा ग्रोइंग रीजन कौन सा है, तो हम कहेंगे वेस्टर्न ड्राई रीजन, जिसमें राजस्थान आ रहा है। इसके अलावा व्हीट और ग्राम के लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। अब क्रॉप्स इतनी अच्छी नहीं हो रही तो सर क्या करें, तो हम यहाँ लाइव स्टॉक रखते हैं, गाय भैंसे जो है, भेड़ बकरी है, इनको पालेंगे, ठीक है। किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, अरे सिर्फ क्रॉप ग्रो करना ही खेती नहीं होता है। फिशरीज कर रहे हो, पोल्ट्री कर रहे हो, लाइव स्टॉक कर रहे हो, हर एक चीज खेती का पार्ट है। तो डाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। लाइव स्टॉक का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो कौन से एरिया के अंदर, एक क्वेश्चन वापस इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसमें है, वेस्टर्न ड्राई रीजन या राजस्थान रीजन के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए लास्ट बात करें बेटा, 15th हमारा जो
एरिया है वो कौन सा है, द आइलैंड रीजन, जिसके अंदर कौन आ गया, अरे सारे के सारे आइलैंड्स, कौन कौन से, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, या फिर हम बात करें कौन से, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो सारे के सारे इंडिया के ईस्ट साइड के और वेस्ट साइड के दोनों के जो हमारे क्या है, हमारे आइलैंड्स जो हैं, द्वीप हैं, वो दोनों इसके अंदर काउंट होते हैं। उनको अलग क्यों रखा, क्योंकि वो सब समुद्र के बीच में तैर रहे हैं। ठीक है, बात कर लें क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम कहेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी कहें, तो हम कहेंगे एवरेज रेनफॉल जो है वो 300 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, बाकी जितने भी एरियाज थे, ठीक है, जिसके अंदर कितनी हो रही थी, हम कह रहे थे कि सर 50 सेंटीमीटर है, किसी के अंदर 100 सेंटीमीटर है, यहाँ पर कितनी जा रही है बेटा, ये लेस देन नहीं है, ठीक है, ये मोर देन है लगभग। ठीक है, तो कितनी हो जाती है, लगभग 300 mm बारिश हो जाती है, मतलब 3000 मिलीमीटर। अरे सर पूरे साल ही बारिश होती रहती है, वहाँ हमेशा चारों तरफ पूरा का पूरा क्या है, समुद्र है। ठीक है, इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमेशा ह्यूमिडिटी रहती है, हमेशा बारिश जैसा माहौल रहता है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो हम कहेंगे हमारे आइलैंड एरियाज के अंदर होती है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बहुत नॉर्मल सा इसके अंदर रहता है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, तो हम कहेंगे लगभग कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रॉप्स की बात कर लें सर, इसमें क्रॉप्स जो है वो हम यहाँ पर क्या ग्रो करें, तो सर पानी इतना है, सॉइल के अंदर पानी टपक टपक के कैसी हो गई, क्ले सॉइल, कैसी हो गई, क्ले सॉइल, तो हम कहेंगे सैंडी सॉइल अलोंग द कोस्ट। इसके अलावा जो हमारी क्ले सॉइल्स है वो कहाँ पर होती है, बीच में, हमारा जो पूरा एरिया है, वैलीज है, उसके बीच में कैसी है, क्ले सॉइल्स है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ गया, उसके साथ साथ स्लोप्स भी हैं। मेन क्रॉप जो हम ग्रो कर रहे हैं, अब इतना सारा पानी है तो कौन सी क्रॉप ग्रो करोगे, बहुत सिंपल सा, कौन सी करोगे बेटा, राइस करोगे। ठीक है, तो राइस जो है वो ज्यादातर ग्रो किया जाता है। इसके अलावा मसाले जो हैं या फिर बड़ी प्लांटेशन जो क्रॉप्स है, अरेका नट, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सुपारी कह रहे हैं, तो सुपारी है, या टर्मरिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, हल्दी है, और कसावा बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये अपने लिए क्वेश्चन बनता है बेटा, अरेका नट जो है वो सब ज्यादा कहाँ ग्रो हो रही है, तो हमारे आइलैंड एरियाज के अंदर हम सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितना भी एरिया होता है, ठीक है, उन सभी एरियाज में सबसे ज्यादा क्या ग्रो होता है, तो हम कहते हैं सर कोकोनट ग्रो होता है। क्या ग्रो होता है, कोकोनट। तो हम कहेंगे हाईएस्ट एरिया, कैसा एरिया, हाईएस्ट एरिया अंडर कोकोनट कल्टीवेशन कहाँ पर है, हम कहेंगे हमारे जो आइलैंड एरियाज है वहां पर है। ठीक है, क्योंकि जितना एरिया बचा है उसका आधा एरिया तो कोकोनट में ही वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा होगा, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है बेटा, है ना, इस वजह से फॉरेस्ट जो कवर है वो भी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए ये जो हमने कंप्लीट कर लिया है, ये क्या है, हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल सा टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक, समझने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। हमने अगर ध्यान से हमारी क्रॉप्स पढ़ी हैं, अगर हमने ध्यान से हमारा मेट्रोलॉजी पढ़ा है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन हम आंसर कर सकते हैं। बस ज़रूरत क्या थी यहाँ पर, हमें ये जानने की कि उस रीजन के अंदर स्टेट कौन कौन से आ रहे हैं, पार्ट कौन सा आ रहा है। तो आई होप यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से एरियाज जो हैं वो काउंट हो रहे हैं, कौन से रीजन के अंदर, और ये 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो है वो आए कहाँ से, डिफाइन किसने किए, और इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया है। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें जो है वो आगे आपको बहुत अच्छे से काम आएगी। आप सभी को मेरी बेस्ट विशेष, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो भी लक्ष्य आप जिंदगी में चाहते हैं उसे पा लीजिए। ओके, फिर मिलेंगे वापस से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।